हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे पास जो बुक है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। ये 11th क्लास की बुक है एनसीईआरटी की। तो इसका जो पहला चैप्टर है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। अच्छा, इसको जब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को तो हमें बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी किसके बारे में, कि स्वतंत्रता जब हमें मिली, स्वतंत्रता जब हम लोग आज़ाद हुए, तो उस वर्ष यानी कि 1947 में भारत की अर्थव्यवस्था की क्या दशा थी और भारतीय अर्थव्यवस्था को अल्प विकास तथा गत्यावरोध की स्थिति में पहुंचा देने वाले कौन से कारक हैं। हम सोने की चिड़िया थे, लेकिन जब हम आज़ाद हुए तब हम सोने की चिड़िया नहीं रहे। तो ऐसा क्या हुआ हमारी अर्थव्यवस्था के साथ कि हम इतना नीचे गिर चुके थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं हम इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देखते हैं। इंट्रोडक्शन में दे रखा है इन्होंने भारत का आर्थिक विकास विषयक इस पुस्तक का मूल उद्देश्य आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताओं की जानकारी देना है। ओके, भारतीय अर्थव्यवस्था की देखो वर्तमान जो संरचना है आज की डेट में अगर हम देख के चलें तो अभी हम जो देखते हैं आर्थिक विकास हो रहे हैं, मुद्रास्फीति, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो इसकी जो अर्थव्यवस्था की संरचना है वो आज की तो नहीं है। इसके मूल सूत्र इतिहास में बहुत गहरे पड़े हुए हैं। विशेष रूप से अगर हम लेके चलें इतिहास में तो चलो ठीक है, देखो कोई भी चीज़ शुरू हुई है वो इतिहास से ही शुरू हुई है। बट फिर भी हम लेके चलें तो भारत जब 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो 200 वर्षों तक जो ब्रिटिश शासन के अधीन हम रहे थे तो उसमें औपनिवेशिक शासन था। जो भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन था उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा? उसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही रहा कि इंग्लैंड में तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक आधार के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को केवल एक कच्चा माल प्रदायक तक ही सीमित रखना था। जब क्वेश्चन आएगा औपनिवेशिक शासन की आर्थिक नीतियों का केंद्र बिंदु क्या था, तो क्या लिखेंगे भाई, औपनिवेशिक शासन का केंद्र बिंदु सिर्फ यही रहा कि इंग्लैंड में तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक आधार के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को केवल एक कच्चा माल प्रदायक तक ही सीमित रखना। और क्या था, उस शासन की अधीनता के शोषक स्वरूप को समझे बिना स्वतंत्रता के बाद के पिछले 6 दशकों में भारत में हुए विकास का सही मूल्यांकन भी हम नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास, यानी कि हम क्या आर्थिक विकास किया औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत। तो अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। लोग कृषि करते थे, उनकी आजीविका और सरकार की आय का भी मुख्य स्रोत कृषि ही था। फिर भी देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की विनिर्माण गतिविधियाँ हो रही थीं, जैसे सूती व रेशमी वस्त्र, धातु आधारित तथा बहुमूल्य मणिरत्न, इनसे आदि शिल्प कलाएँ। तो इनमें अपना जो भारत था वो विश्व भर में बहुत विख्यात हो चुका था। तो भारत में बनी इन चीज़ों को विश्व के बाज़ारों में अच्छी सामग्री के प्रयोग तथा उच्च स्तर की कलात्मकता के आधार पर बहुत प्रतिष्ठा थी। औपनिवेशिक शासकों द्वारा जब इन्होंने अपनी आर्थिक नीतियां बनाई औपनिवेशिक शासकों ने, तो इससे क्या हुआ, भारत का आर्थिक विकास नहीं बल्कि अपने मूल देश के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन ही था। वो अपने मूल देश को देखते थे, उनका जहाँ उन्होंने कॉलोनी बनाई उसके उन्हें आर्थिक विकास से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने बताया उनका मुख्य उद्देश्य केवल यही था कि इंग्लैंड में जो विकास हो रहा है उसमें केवल हमें भारत को कच्चा माल प्रदाय की रखना है। भारत से हम कच्चा माल लेके जाएंगे, इंग्लैंड में औद्योगिकरण में हम उस माल को बनाएंगे, यूज करेंगे, बस सिर्फ इतना था। भारत इंग्लैंड को कच्ची माल की पूर्ति करने, वहाँ के बने तैयार माल को आयात करने वाला देश बनकर ही रह गया था। स्वाभाविक ही था कि औपनिवेशिक शासकों ने कभी इस देश की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने का भी ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं किया। वो क्यों करेंगे प्रयास भाई, वो अपने मूल देश को देख रहे थे। उनका औपनिवेशिक जो उनके थे उपनिवेश, उनसे उन्हें कुछ मतलब नहीं था। उनको सिर्फ और सिर्फ मतलब था अपने मूल देश से। ठीक, कुछ लोगों ने निजी स्तर पर आकलन भी किए। इंडिया के कुछ लोग थे जैसे दादा भाई नौरोजी हैं, विलियम डिग्बी हैं, फिंडलिस राज हैं, डॉक्टर वी.के. राव हैं, आर.सी. देसाई हैं। तो इन लोगों ने क्या था, इन लोगों ने अपने खुद के आकलन किए, निजी स्तर पर आकलन किए
तो क्या था, इनके अनुमानों में भी बहुत विसंगतियाँ आई, मतभेद भी रहे, लेकिन औपनिवेशिक काल के दौरान डॉक्टर राव ने जो अनुमान लगाए थे वो बहुत महत्वपूर्ण अनुमान माने जाते हैं। लेकिन तब भी डॉक्टर राव के अनुमान और इन सब लोगों के अनुमानों को देख के चलें तो एक महत्वपूर्ण, यानी कि एक बात जो थी महत्वपूर्ण बात, उस पर सभी लोग सहमत हो गए। बोले 20वीं शताब्दी के, इन्होंने कहा भाई 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक समृद्धि दर 2% से कम ही रही। प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर तो मात्र आधा प्रतिशत ही रह गई। मतलब आप सोच के चलिए, जो वार्षिक समृद्धि दर है, समझिए वार्षिक समृद्धि दर है जो, वो 2% से कम, एंड प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर तो मात्र आधा प्रतिशत ही रह गई। तो ये स्थिति आ गई थी अपने यहाँ। ये कृषि क्षेत्रक, कृषि क्षेत्रक से पहले एक चीज़ बता दूं मैं, बंगाल का सूती उद्योग जो बॉक्स 1.1 में थोड़ा सा कंटेंट दे रखा है, मलमल एक विशेष प्रकार का सूती कपड़ा है। मलमल अगर आपने सुना हो, मलमल एक कपड़ा आता है, बहुत गुलगुला कपड़ा होता है ये। इसका मूल निर्माण बंगाल, विशेषकर ढाका के आसपास का क्षेत्र रहा, जो बांग्लादेश की अब राजधानी भी है ढाका। ढाका के मलमल ने उत्कृष्ट कोटि के सूती वस्त्र के रूप में विश्व भर में बहुत ख्याति अर्जित की थी। यह बहुत ही महीन कपड़ा होता था। विदेशी यात्री इसे शाही मलमल या मलमल खास भी कहते थे। इसका आशय यही था कि वे केवल इस कपड़े को, यही मानना था उनका कि केवल शाही परिवार हैं, जो राज दरबार हैं, उनमें ये कपड़ा वही लोग प्रयोग करते हैं बस। अब आते हैं कृषि क्षेत्रक में। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा। मतलब कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन, इन्होंने औद्योगिकरण करने की कोई कोशिश नहीं की। केवल इनका काम, अगर अंग्रेज लोग चाहते तो उस समय अपने यहाँ से जो कच्चा माल लेके जा रहे थे, वो कच्चा माल अपने यहाँ भी तो यूज कर सकते थे, अपने भारत में भी तो उस औद्योगिकरण लगाते, फैक्ट्रियाँ लगाते, तो वो कच्चा माल अपने भारत में भी यूज हो जाता। नहीं हो सकता था क्या भारत में औद्योगिकरण नहीं हो सकता था? उस समय बिल्कुल हो सकता था। लेकिन इन्होंने, अंग्रेजों ने केवल भारत को एक क्या बना दिया, कच्चा माल प्रदायक बस। और इन्होंने अपने मूल देश में औद्योगिकरण किया, उसका विकास किया मूल देश का। देश की लगभग 85% जो पॉपुलेशन थी, 85% जनसंख्या थी जो गाँवों में बसी थी, प्रत्यक्ष इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली माध्यम से, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि के माध्यम से ही अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे। एक बड़ी जनसंख्या का व्यवसाय होने के बाद भी, अब ये समझिए देश की 85% जनसंख्या है जो कृषि पर डिपेंडेंट है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन फिर भी एक बड़ी जनसंख्या का व्यवसाय होने के बाद भी कृषि क्षेत्र में गतिहीन विकास की प्रक्रिया चलती रही। अब समझिए, अपने देश के 85% लोग खेती कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम खेती के क्षेत्र में भी विकास नहीं कर पाए। यही नहीं, अनेक अवसरों पर उसमें अप्रत्याशित ह्रास या गिरावट भी अनुभव की गई। मतलब कि कुछ स्टेजेस ऐसी आ जाती थी जहाँ पे जो सोचा नहीं था इतने प्रतिशत हमें गिरावट मिलेगी, फिर उतनी गिरावट तक हुई है। भले ही कृषि अधीन क्षेत्र के प्रसार के कारण कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। अब कृषि बढ़ा तो कुल कृषि उत्पादन में तो वृद्धि होनी थी, किंतु कृषि उत्पादकता में कमी आती रही। इतनी बुरी स्थिति थी हमारी। कृषि क्षेत्र की गतिहीनता का मुख्य कारण औपनिवेशिक शासन द्वारा लागू की गई। अब कृषि क्षेत्र की गतिहीनता, कृषि क्षेत्र की गतिहीनता क्यों थी? सबसे पहली चीज़ थी क्या? भू व्यवस्था प्रणालियों को माना जा सकता है आज के समस्त पूर्वी भारत में, जो उस समय बंगाल प्रेसिडेंस कहा जाता था, लागू की गई जमींदारी व्यवस्था में तो कृषि कार्यों से होने वाले समस्त लाभ को जमींदार हड़प जाते थे। कुल मिला के पुराने ज़माने में जो होता था वो दो प्रकार से जमींदारी होती थी। एक तो कहते थे कि तुम हमारे खेतों में काम करो, हमारे लिए अनाज उगाओ, हम तुम्हारी फैमिली का भरण पोषण करेंगे। दूसरा भत्ते वाला चलता था कि भाई तुम अनाज उगाओ, हम तुम्हें कुछ भत्ता देंगे। तो किसानों के पास कुछ था ही नहीं, वो केवल उनके पास इतना था कि वो अपनी रोजी रोटी गुजार रहे थे, उनके पास सेविंग्स के लिए कुछ नहीं था।
वो केवल अपनी रोजी रोटी चला रहे थे और जितना माल बचता था वो पूरा जमींदार लोग हड़प लेते थे। तो किसानों के पास कुछ नहीं बच पाता था। यही नहीं, अधिकांश जमींदारों तथा सभी औपनिवेशिक शासकों ने कृषि क्षेत्र की दशा को सुधारने के लिए एक कार्य नहीं किया। जब आप किसी क्षेत्र की दशा को सुधारने का काम नहीं करेंगे तो वो अपने आप तो सही होगा नहीं। जमींदारों की रुचि कहाँ रहती थी? जमींदारों की रुचि केवल थी कि किसानों की आर्थिक दुर्दशा की अनदेखी कर उनसे अधिक लगान संग्रह करने तक सीमित रहती थी। मतलब कि उन्हें दुर्दशा से कोई मतलब नहीं है, तुमने अनाज पैदा किया, अब तुम हमें लगान दो। इसी कारण कृषक वर्ग को नितांत दुर्दशा और सामाजिक तनावों को झेलने के लिए बाध्य होना पड़ा। राजस्व व्यवस्था की शर्तें का भी जमींदारों के इस व्यवहार के विकास में बहुत योगदान रहा। राजस्व सिस्टम भी ऐसा था उस समय, रेवेन्यू सिस्टम। राजस्व की निश्चित राशि सरकार के कोष में जमा करने की तिथियां पूर्व निर्धारित थीं। उसके अनुसार रकम जमा नहीं करा पाने वाले जमींदारों से उनके अधिकार छीन लिए जाते थे। प्रौद्योगिकी के निम्न स्तर, सिंचाई सुविधाओं के अभाव और उर्वरकों का नगण्य प्रयोग भी कृषि उत्पादकता के स्तरों को बहुत निम्न करने के लिए उत्तरदायी रहा। ठीक है, अब कभी क्वेश्चन बनेगा औपनिवेशिक शासनकाल में कृषि की गतिहीनता के प्रमुख कारण क्या थे? तो आप क्या लिखेंगे? पहली चीज़ क्या था कि ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको। पहली चीज़ क्या थी? कृषि उत्पादकता में कमी रही। दूसरी, भूव्यवस्था प्रणालियाँ बहुत कमज़ोर थीं। राजस्व व्यवस्था की शर्तों का भी जमींदारों के इस व्यवहार के विकास में बहुत योगदान रहा। जमींदारों की सोच हो चुकी थी क्योंकि राजस्व की निश्चित राशि सरकार के कोष में जमा करना की तिथियां पूर्व से निर्धारित थीं। अगर कोई जमींदार उन्हें नहीं कर पा रहा है समय से जमा तो उसकी जमींदारी के अधिकार छीन लिए जाते थे। तो वो किसानों पे जोर लगाते थे, किसान उसके लिए लगान देता था। यानी कि राजस्व व्यवस्था भी चरम सीमा पर गिरी हुई थी और सिंचाई सुविधाएं नहीं थीं, सिंचाई सुविधाओं का अभाव था, प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर था, उर्वरकों का नगण्य प्रयोग होता था। तो इससे भी कृषि उत्पादकता के स्तर को बहुत निम्न रखने के लिए उत्तरदायी था। किसानों की दुर्दशा को और बढ़ाने में भी इसका बहुत योगदान रहा। देश के कुछ क्षेत्रों में कृषि के व्यवसायीकरण के कारण नकदी फसलों के उच्च उत्पादकता के भी प्रमाण मिलते हैं। यानी कि कुछ क्षेत्रों में कृषि का व्यवसायीकरण हुआ, किंतु उस उच्च उत्पादकता के लाभ भारतीय किसानों को नहीं मिल पाते थे क्योंकि उन्हें तो खाद्यान्न की खेती के स्थान पर नकदी फसलों का उत्पादन करना पड़ता था, जिसका प्रयोग अंततः इंग्लैंड में लगे कारखानों में किया जाता था। यानी कि उन्होंने सेटल कर लिया, बोले आप हमारे लिए कपास उगाइए, बस हम आपको कैश देंगे। तो भैया उन्हें कपास उगाना पड़ता था। सिंचाई व्यवस्था में कुछ सुधार के बावजूद भारत बाढ़ नियंत्रण एवं भूमि की उपजाऊ शक्ति के मामले में पिछड़ा हुआ था, जबकि किसानों के एक छोटे से वर्ग ने अपने फसल पैटर्न को परिवर्तित कर खाद्यान्न फसलों की जगह वाणिज्यिक फसलें उगाना प्रारंभ कर दिया। काश्तकारों के एक बड़े वर्ग तथा छोटे किसानों के पास कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए ना ही संसाधन थे, ना ही तकनीकियाँ थी, ना ही कोई प्रेरणा थी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि भाई औपनिवेशिक शासनकाल में कृषि की गतिहीनता के मुख्य कारण क्या है, तो आप पहले तो पूरा लिखिए, उसके बाद मुख्य कारण क्या रहा? कृषि उत्पादकता में कमी रही, क्योंकि देश की 80% जनसंख्या कृषि पर डिपेंडेंट थी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से। तो क्या रहा कि हमारी जो कृषि में भूव्यवस्था प्रणाली थी, जो भूव्यवस्था वो बहुत बुरी प्रणाली थी और अनेक अवसरों पर इसमें कृषि के अप्रत्याशित ह्रास गिरावट भी अनुभव की गई और कृषि उत्पादन में तो बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, लेकिन कृषि उत्पादकता में भी कमी आती रही और ज़मींदार पूरा माल हड़प जाते थे, किसानों के पास कुछ बचता नहीं था। राजस्व व्यवस्था की शर्तें भी जमींदारों के इस व्यवहार के विकास के लिए बहुत योगदान रहा। उसके बाद कृषि का व्यवसायीकरण, उर्वरकों का नगण्य प्रयोग, सिंचाई सुविधाओं का अभाव, प्रौद्योगिकी में निम्न स्तर, इसके कारण हमारी गतिहीनता कृषि में बढ़ती चली गई। औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान हमने कृषि में बिल्कुल भी विकास नहीं कर पाया। काश्तकारों के बड़े वर्ग तथा छोटे किसानों के पास कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए ना संसाधन थे, ना ही तकनीकियाँ थीं, ना कोई प्रेरणा थी। इस वजह से भी हमारी गतिहीनता बहुत बड़ी। ठीक, तो चलिए अब क्वेश्चन आता है तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं अब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन पे कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन में ऐसा क्या हुआ। ठीक, औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्री फील्ड में क्या हुआ?
कृषि की ही भांति उपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार का भी विकास नहीं कर पाया। देश की विश्व प्रसिद्ध शिल्प कलाओं का पतन हो रहा था, किंतु उस प्रतिष्ठा परंपरा का स्थान ले सकने वाले किसी आधुनिक औद्योगिक आधार की रचना नहीं होने दी गई। भारत के इस विउद्योगीकरण के पीछे विदेश को शासकों का दोहरा उद्देश्य था। क्या उनका उद्देश्य क्या था भाई? विउद्योगीकरण के पीछे, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे उनका उद्देश्य ये था कि एक तो वे भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहते थे। समझे? भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहिए। दूसरे, वे उन उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत को ही विशाल बाजार बनाना भी चाहते थे। अब एक चीज़ समझो, वो कच्चा माल आपके यहाँ से ले जाते थे और उनका सोचने का मतलब था क्या था कि अगर हम यहाँ से कच्चा माल ले जाएंगे, यहाँ से कपास ले गए 20 रुपए kg, सपोज दैट 20 रुपए kg लेके गए, उन्होंने काम किया, फिर उसी कपास के कुछ टुकड़ों से कपड़ा बना के उसी 20 रुपए की चीज़ को आके तुम्हारे बाज़ार में 40 रुपए का बेच दिया, उन्हें मुनाफा 20 रुपए का हो गया। ठीक होगा कि नहीं हुआ? तो इसका वो क्या करना चाहते थे कि वो भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहते थे। दूसरे, वे उन उद्योगों के लिए उत्पादन के लिए भारत को ही एक विशाल बाजार भी बनाना चाहते थे, यानी कि भारत ही आयात हो और भारत ही निर्यातक हो। ये उनका मेन उद्देश्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार उन उद्योगों के प्रसार के सहारे वे अपने देश ब्रिटेन के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना चाहते थे। ऐसे आर्थिक परिदृश्य में भारतीय शिल्प कलाओं के पतन से जहां एक ओर भारी स्तर पर बेरोजगारी फैल रही थी, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था, वहीं स्थानीय उत्पाद से वंचित भारतीय बाजारों में डिमांड भी बढ़ रही थी। इस मांग को इंग्लैंड से सस्ते निर्मित उत्पादों के लाभपूर्ण आयात द्वारा पूरा किया गया। हुआ क्या कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी, किंतु उनकी प्रोग्रेस इतनी धीमी रही कि प्रारंभ में तो यह विकास केवल सूती वस्त्र और पटसन उद्योगों को आरंभ करने तक ही सीमित था। सूती कपड़ा मिलें प्रायः भारतीय उद्यमियों द्वारा ही लगाई गई थी। ये देश के पश्चिमी क्षेत्रों, यानी कि अगर हम बात करें देश के पश्चिमी क्षेत्र जैसे कि महाराष्ट्र है, गुजरात है, वहीं पे स्थित थी। पटसन उद्योग की स्थापना का श्रेय विदेशियों को दिया जा सकता है। यह उद्योग केवल बंगाल प्रांत तक ही सीमित रहा। अब हुआ क्या भाई, 20वीं शताब्दी जैसे ही शुरू हुई तो 19वीं शताब्दी में हुआ था। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, भारत में कुछ आधुनिक उद्योग थे, उनका विकास होने लगा, स्थापना होने लगी, किंतु उनकी प्रोग्रेस थी वो बहुत धीमी रही। प्रारंभ में तो यह विकास केवल सूती वस्त्र और पटसन उद्योगों तक ही रहा। जैसे अब एक चीज़ समझिए, सूती कपड़ा मिलें कहाँ थी, वो थी महाराष्ट्र और गुजरात में। सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री जो शुरू हुई वो महाराष्ट्र और गुजरात में स्टार्टिंग से ही शुरू हुई, इसलिए सूरत और ये आप महाराष्ट्र के कुछ शहर देखिए तो ये ज़्यादा एडवांस्ड हैं। ठीक है, पटसन उद्योग की स्थापना का श्रेय विदेशियों को दिया जाता है। यह उद्योग केवल बंगाल प्रांत तक ही सीमित रहा। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में लोहा और इस्पात उद्योग का प्रारंभ हुआ। 20वीं शताब्दी की जब स्टार्टिंग हुई तो इस्पात और लोहा उद्योग हुआ। टाटा आयरन टिस्को की स्थापना हो गई थी 1907 में। 1907 में टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना हो गई थी। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो चीनी सीमेंट, कागज़ आदि के कुछ कारखाने भी लग चुके थे। किंतु अगर भारत में देख के चलें, भारत में भावी उद्योगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए पूंजीगत उद्योगों का प्रायः अभाव ही बना रहेगा। पूंजीगत उद्योग क्या होते हैं? पूंजीगत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो तात्कालिक उपभोग में काम में आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनें हैं, कलपुर्जे आदि का निर्माण करते हैं। यंत्र तंत्र कुछ कारखानों की स्थापना से देश की पारंपरिक शिल्पकला आधारित निर्माणशालाओं के पतन की भरपाई नहीं हो पाई।
यही इतना ही नहीं, नव औद्योगिक क्षेत्रीय समृद्धि दर बहुत कम ही रही। सकल घरेलू उत्पाद में इनका योगदान भी बहुत कम रहा, मतलब सकल घरेलू उत्पाद में भी इनका योगदान बहुत कम रहा। समृद्धि दर भी बहुत कम रही नव औद्योगिक क्षेत्र की, तो ये गतिहीनता धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही थी, इनका योगदान बहुत कम रहा। इस नए उत्पादन क्षेत्र की एक अन्य महत्वपूर्ण कमी ये थी कि इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का कार्य क्षेत्र भी बहुत कम रहा। वास्तव में यह क्षेत्र प्रायः रेलें, विद्युत उत्पादन, संचार, बंदरगाहों और कुछ विभागीय उपक्रमों तक ही सीमित थे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहीं। अब आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो आएगा, स्वतंत्रता के समय देश में कार्य कर रहे कुछ आधुनिक उद्योगों के नाम बताइए। तो जैसे रेलें थीं, विद्युत उत्पादन था, संचार था, बंदरगाह थे, और हम कह सकते हैं ये थे सूती कपड़ा मिलें थी, पटसन उद्योग थे, टाटा आयरन स्टील थी, और सीमेंट कागज़ के भी कुछ कारखाने थे। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्व अंग्रेजों द्वारा भारत की व्यवस्थित विउद्योगीकरण के दोहरे ध्येय क्या थे? स्वतंत्रता पूर्व अंग्रेजों द्वारा भारत की व्यवस्थित विउद्योगीकरण के दोहरे ध्येय क्या थे? विउद्योगीकरण का उनका ध्येय क्या था? विउद्योगीकरण के पीछे केवल उनका दोहरा उद्देश्य यही था कि वे भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहते थे। पर दूसरा क्या, वे उन उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत को ही एक विशाल बाजार भी बनाना चाहते थे। तो इस प्रकार उद्योगों के प्रसार के सहारे वे अपने देश ब्रिटेन के लिए जितना लाभ हो सके उतना अर्जित करना चाहते थे। बस उनका मेन उद्देश्य यही था। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। फिर आएगा भाई, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के परंपरागत हस्तकला उद्योगों का विनाश हुआ। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर पक्ष के कारण बताइए। तो भाई बिल्कुल कह सकते हैं हम कि हमारे जो हस्तगत कला थी उसका बहुत ज़्यादा वो हुआ है। क्या था? परंपरागत हस्तकला उद्योग में जैसे हम चरखे अरखे वाला हमारा उद्योग चलता था, मिलें आ गई, तो इससे हमारे भारतीय उद्यमों द्वारा भी लगाई गई कुछ, तो इससे हमारे जो रोज़गार थे वो कम हुए कि नहीं हुए। उसके बाद पूंजीगत उद्योग आए, ठीक है, तो इनसे क्या था, और यंत्र तंत्र कुछ कारखानों की स्थापना हुई, तो देश की जो परंपरागत शिल्पकला आधारित निर्माण कलाओं के पतन की भरपाई भी नहीं कर पाई हमने, तो इससे हमें बहुत इफ़ेक्ट पड़ा। ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे जो है विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार चलिए पढ़ते हैं। देखिए, एशियन टाइम से यानी प्राचीन समय से ही भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक देश रहा है। पहले ही से हम इसको सोने की चिड़िया बोलते आए हैं। किंतु औपनिवेशिक सरकार ने जो नीतियाँ अपनाई, औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई, जैसे वस्तु उत्पादन है, व्यापार और सीमा शुल्क की प्रतिबंधकारी नीतियों का भारत के विदेशी व्यापार की संरचना और स्वरूप और आकार पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। मतलब कि ये चीज़ें अनुकूल नहीं रहीं। वस्तु उत्पादन, व्यापार और सीमा शुल्क और इनकी नीतियाँ, प्रतिबंधकारी नीतियाँ विदेशी व्यापार की संरचना, स्वरूप और आकार पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप इनका परिणाम क्या हुआ कि भारत कच्चे उत्पाद जैसे लेके चलें, रेशम है, कपास है, ऊन है, चीनी है, नील है, पटसन आदि का निर्यातक होके रह गया। साथ ही यह सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्रों जैसी अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं और इंग्लैंड के कारखानों में बनी हल्की मशीनों आदि का भी आयातक हो गया। व्यापारिक रूप से इंग्लैंड ने भारत के आयात निर्यात व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाए रखा। मतलब हम लोगों की चली ही नहीं है, उन्होंने पूरा अपना एकाधिकार जमाए रखा। भारत को आधे से अधिक व्यापार तो केवल इंग्लैंड तक ही सीमित रहा। हमने दूसरे देशों से व्यापार करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि पूरा उनका जो एकाधिकार हो चुका था हमारे देश पे, तो हमारा केवल व्यापार ज़्यादातर इंग्लैंड से ही चला। भारत का आधे से अधिक व्यापार तो केवल इंग्लैंड तक ही सीमित रहा। जितना बचा कुचा व्यापार था वो चीन से हुआ, श्रीलंका से हुआ, ईरान से, लेकिन ईरान से भी हुआ। उसके बाद सुएज नहर का व्यापार मार्ग खुलने से भारत के व्यापार पर अंग्रेजी नियंत्रण और भी सख्त हो गया। जैसे ही सुएज नहर वाला मार्ग खुला तो भारत का व्यापार और भी सख्त हो गया। और सुएज नहर वाला जो आपका 1.3 फिगर दे रखा है, सॉरी चित्र 1.2 सुएज नहर वाला दे रखा है, ज़रा उसको पढ़िएगा।
ये देखिए, ये था जी सुएज नहर वाला मार्ग। तो ये डायरेक्टली हो गया, फिर उनको इंडिया में आने के लिए कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता था, तो जी सीधे फिर इसी मार्ग से आने लगे, तो और भी सख्त हो गया। विदेशी शासन के अंतर्गत भारतीय आयात निर्यात की सबसे बड़ी विशेषता निर्यात अधिशेष का बड़ा अधिकार रहा, किंतु इस अधिशेष का भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत भारी लागत भी चुकानी पड़ी। देश के आंतरिक बाजारों में अनाज, कपड़ा और मिट्टी का तेल जैसी अनावश्यक वस्तुएं मुश्किल से उपलब्ध हो पाती थीं। यही नहीं, इस निर्यात अधिशेष का देश में सोने और चांदी के प्रभाव पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वास्तव में इसका प्रयोग तो अंग्रेजों की भारत पर शासन करने के लिए गढ़ी गई व्यवस्था का खर्च उठाने में ही हो जाता था। अंग्रेजी सरकार के युद्धों पर व्यय, अदृश्य मदों के आयात पर व्यय के द्वारा भारत की संपदा का दोहन हुआ। अंग्रेजों ने मतलब हमारी जो संपदा थी उसका बहुत दोहन हुआ, और इन्होंने अपने जो विदेशी व्यापार थे उस पर एकाधिकार कर लिया था। हम व्यापार कर ही नहीं पा रहे थे दूसरे देशों से। हमारा आधे से अधिक व्यापार तो इंग्लैंड से ही हो जाता था, और शेष जो कुछ बचता था वो हम चीन, श्रीलंका, ईरान आदि से कर लेते थे। लेकिन जब इनका सुएज नहर का मार्ग खुल गया, तो सुएज नहर का मार्ग जैसे व्यापार मार्ग खुला, तो इन्होंने पूरा एकाधिकार नियंत्रण कर लिया, और अंग्रेजों का नियंत्रण और भी सख्त हो गया। तो ये हमारे व्यापार में कुछ समस्याएं रही विदेशी व्यापार में। तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है, भाई औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान विदेशी व्यापार को समझाइए। तो ये भी करना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, जनांकीय परिस्थिति। ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के विस्तृत ब्यौरे सबसे पहले 1881 की जनगणना के तहत 1881 में जो जनगणना हुई थी एकत्रित किए गए थे। ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के विस्तृत ब्यौरे कब हुए थे? 1880 की जनगणना के दौरान। इसमें यद्यपि कुछ सीमाएं भी थीं, फिर भी इसमें भारत की जनसंख्या समृद्धि की विषमता बहुत स्पष्ट थी। बाद में प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होती रही। वर्ष 1921 के पूर्व का भारतीय जनांकीय संक्रमण के प्रथम सोपान में था। द्वितीय सोपान का प्रारंभ 1921 के बाद माना जाता है, किंतु उस समय तक न तो भारत की जनसंख्या इतनी विशाल थी, न ही उसकी समृद्धि दर बहुत ज़्यादा थी। सामाजिक विकास के विभिन्न सूचक भी बहुत उत्साहवर्धक नहीं थे। कुल मिलाकर साक्षरता दर कितनी थी? 16% से भी कम। उस टाइम के 1921 की बात कर रहे हैं। उस समय जो हमारी जो लिटरेसी रेट थी, उस समय साक्षरता दर हमारी 16% से भी कम थी। इसमें महिला साक्षरता दर तो 0 थी, आप ये समझ के चलिए। नगण्य। जन स्वास्थ्य सेवाएं तो अधिकांश को सुलभ ही नहीं थी। जन स्वास्थ्य सेवाएं तो मिलती ही नहीं थी। जहाँ ये सुविधाएं उपलब्ध भी थी वहाँ नितांत ही अपर्याप्त थी। परिणाम स्वरूप जल और वायु के सहारे फैलने वाले संक्रमण रोगों का प्रकोप था। अभी कोरोना अभी आया है, लेकिन उससे पहले कितने रोग फैलते थे, उनका कोई वैक्सीनेशन कुछ नहीं था, उनसे व्यापक जनहानि होना एक आम बात थी। कोई आश्चर्य नहीं है कि उस समय सकल मृत्यु दर बहुत ऊंची थी, बिल्कुल कह सकते हैं। विशेष रूप से शिशु मृत्यु दर अधिक चौंकाने वाली थी। आज भले ही हमारे देश में शिशु मृत्यु दर 40 प्रति हजार हो गई है, पर उस समय तो ये दर 218 प्रति हजार थी। ये बहुत बड़े आंकड़े हैं। जीवन प्रत्याशा स्तर भी आज के 68 वर्ष की तुलना में केवल 44 वर्ष ही था। विश्वस्त आंकड़ों के अभाव में यह कह पाना कठिन है कि उस समय गरीबी का प्रसार कितना था। इसमें कोई संदेह नहीं कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी व्याप्ति परिणाम स्वरूप भारत की जनसंख्या की दशा और भी बदतर हो गई थी। इतनी बदतर स्थिति में थे, आप समझ सकते हैं कि 1921 में जब हमारी जनगणना हुई तो उस समय हमारी साक्षरता दर 16%, महिला साक्षरता दर 0। जन स्वास्थ्य सेवाएँ तो सुलभ ही नहीं थी, किसी को मिल ही नहीं पाती थी। जहाँ थी तो वहाँ अपर्याप्त थी। जल और वायु के सहारे संक्रमण रोग फैलते रहते थे। सकल मृत्यु दर बहुत ज़्यादा ऊंची थी, शिशु मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा ऊंची थी। और शिशु मृत्यु दर तो इतनी थी कि 40 प्रति हजार हो गई आज की डेट में, लेकिन उस समय 218 प्रति हजार थी सकल मृत्यु दर। जीवन प्रत्याशा स्तर 68 वर्ष की तुलना में केवल 44 वर्ष ही था। तो हम गरीबी, हमारे देश में बहुत अधिक गरीबी व्याप्त थी। भारत की जनसंख्या की दशा और भी बदतर हो गई थी। जनाकांक्षी हमारी पूरी तरह हिली हुई थी। भारत की जनसंख्या का बड़ा भाग मूल आवश्यकता था।
मूल आवश्यकता नहीं कि जैसे कि घर है हमारी मूल आवश्यकता, तो इससे यही नहीं थे कि कई लोग तो ऐसे थे जिनके पास घर ही नहीं थे। हम इतने ज़्यादा गरीबी में जी रहे थे। अब ये आया है जैसे इसमें अभी क्वेश्चन आया होगा कहीं पे, आप देखिएगा। जनकांगी संक्रमण के प्रथम से द्वितीय सोपान की ओर संक्रमण का विभाजन वर्ष कौन सा माना जाता है? भाई जनकांगी संक्रमण के प्रथम से द्वितीय सोपान, तो देखिए प्रत्येक 10 वर्ष में वर्ष 1921 के पूर्व का भारत जनकांगी संक्रमण के प्रथम सोपान में था, व द्वितीय सोपान का 1921 के बाद माना जाता है। यानी कि प्रथम सोपान अगर आपसे पूछे तो कब होगा? वर्ष 1921 के पूर्व भारत का जो जनकांगी संक्रमण का प्रथम सोपान है 1921 के बाद द्वितीय सोपान है। किंतु उस समय तक न तो भारत की जनसंख्या बहुत विशाल थी, न ही उसकी समृद्धि दर बहुत अधिक हुआ करती थी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं व्यावसायिक संरचना पर। तो हम अब व्यावसायिक संरचना देखते हैं। भाई औपनिवेशिक काल में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रकों में लगे कार्यशील श्रमिकों के अनुपातिक विभाजन में कोई परिवर्तन नहीं आया। कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय था। अब औपनिवेशिक साल में औद्योगिक क्षेत्र में भी कोई बहुत सारे श्रमिक लग गए, लेकिन इससे कोई ज़्यादा प्रभाव में पड़ा नहीं था। कृषि हमारा सबसे बड़ा व्यवसाय था, जिसमें 70 से 75% जनसंख्या हमारी लगी हुई थी। विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रकों में क्रमशः 10% और 15 से 20% को रोजगार मिल पा रहा था। जन समुदाय ऐसे थे। विषमताओं में वृद्धि एक बहुत बड़ी विलक्षणता रही। उस समय की मद्रास प्रेसिडेंट, यानी कि जो मद्रास वो तमिलनाडु की राजधानी से हम चेन्नई भी बोलते हैं, आज के तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटक, केरल प्रांतों के क्षेत्र, ये पूरे तीनों आ जाते थे मद्रास प्रेसिडेंसी में। तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, व केरल प्रांत है, कुछ क्षेत्र हैं। मुंबई और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में कार्यबल की कृषि क्षेत्रक पर निर्भरता में कमी आ रही थी। विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रकों का महत्व तदनुरूप बढ़ रहा था, किंतु उसी अवधि में पंजाब, राजस्थान और उड़ीसा के क्षेत्र में कृषि लगे कुछ श्रमिकों के अनुपात में वृद्धि आ गई। यानी कि व्यावसायिक संरचना पूरी चरमरा गई थी। 15 से 20% जन समुदाय को रोजगार मिल पा रहा था। सेवा क्षेत्रकों में 10% लगे थे। 70 से 75% जनसंख्या कृषि पर आधारित थी। और मद्रास प्रेसिडेंस, उस समय मद्रास प्रेसिडेंट में कार्यबल की कृषि क्षेत्र पर निर्भरता में कमी आ रही थी। यानी कि मद्रास प्रेसिडेंट के लोग कृषि क्षेत्र पर निर्भरता में कम कर रहे थे। मद्रास प्रेसिडेंट के बहुत सारे लोग कृषि क्षेत्र को छोड़ते जा रहे थे। विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रों का महत्व तदनुरूप बढ़ रहा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लोग तरफ बढ़ रहे थे, किंतु उसी अवधि में पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा कृषि में लगे श्रमिकों के अनुपात में वृद्धि की गई। पंजाब में किसान बढ़े, राजस्थान में किसान बढ़े, उड़ीसा में भी किसानों में वृद्धि की गई। तो आधारिक संरचना, अब आते हैं हम आधारिक संरचना पर। व्यापारिक संरचना पड़ी, अब आधारिक संरचना पढ़ते हैं। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत देश में रेलों, पत्तनों, जल परिवहन व डाकघर आदि का विकास हुआ। इसका ध्येय जनसामान्य को अधिक सुविधाएं प्रदान करना नहीं था। ये कार्य तो औपनिवेशिक हित शासन के ध्येय से किए गए थे। अंग्रेज शासन से पहले बनी सड़कें आधुनिक यातायात साधनों के लिए उपयुक्त नहीं थीं। जो सड़कें उन्होंने बनाई उनका ध्येय भी देश के भीतर उनकी सेनाओं के आवागमन की सुविधा तथा देश के भीतरी भागों से कच्चे माल को निकटतम रेलवे स्टेशन या पतन तक पहुंचाने में सहायता करना मात्र था। यानी कि उनका उद्देश्य केवल ये था। वो विकास भी कर रहे थे, जैसे जल परिवहन बना रहे थे, रेल पतन बना रहे थे, रेलें बन रही थी, पतनों का निर्माण हो रहा था, डाकतार आदि का निर्माण हो रहा था, लेकिन उनका जनसामान्य को अधिक सुविधाएं प्रदान नहीं करना था इनका मकसद। उनका मकसद क्या था कि वे अंग्रेजी शासन से पहले जो सड़कें बनी थीं वो आधुनिक यातायात साधनों के लिए उपयुक्त नहीं थीं। जो सड़कें उन्होंने बनाई उनका ध्येय भी यही था कि देश के भीतर उनकी सेनाओं के आवागमन की सुविधा तथा देश के भीतरी भागों से कच्ची माल को निकटतम रेलवे स्टेशन या पतन तक पहुंचाने में सहायता करना मात्र था। इस प्रकार माल को इंग्लैंड या अन्य लाभकारी बाजारों तक पहुंचाना आसान हो जाता था। यानी कि अब उन्होंने माल भरा है, अब वो रोड ही खराब है तो उन्हें बहुत समस्याएं होती थी। इसके कारण उन्होंने सड़कों का निर्माण किया, स्टेशन बनाए,
इसी कारण उन्होंने रेलवेज लगाई। तो इसका मुख्य उद्देश्य उन्होंने केवल अपने ध्येय को साधने का किया, उनका जन सामान्य को कोई सुविधाएं प्रदान करने का मकसद नहीं था। ग्रामीण क्षेत्रों तक माल पहुंचाने में सक्षम सभी मौसम में उपयोग होने वाले सड़क मार्गों का अभाव निरंतर बना ही रहा। वर्षा काल में तो यह अभाव और भी भीषण हो जाता था। स्वाभाविक ही था कि प्राकृतिक आपदाओं और अकाल आदि की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में बसे देशवासियों का जीवन कठिनाइयों के कारण दूभर हो जाता था, क्योंकि सड़कें नहीं थीं। आज भी कई गांव ऐसे हैं जिनमें सड़कें आज भी नहीं हैं। अंग्रेजों ने 1850 में भारत में रेलों का आरंभ किया। यही उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। रेलों ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को 2 महत्वपूर्ण तरीकों से प्रभावित किया। कौन कौन से? एक तो इससे लोगों को भू क्षेत्रीय एवं सांस्कृतिक व्यवधानों को कम कर आसानी से लंबी यात्राएं करने के अवसर प्राप्त हुए। पर दूसरा, भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला। किंतु इस व्यवसायीकरण का भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के आत्मनिर्भरता के स्वरूप पर विपरीत प्रभाव भी पड़ा है। कैसे? इसको समझिएगा जरा। इन्होंने जब रेलवेज लगाई, अंग्रेजों ने 1850 में भारत में जब रेलवे का प्रारंभ किया, तो रेलों ने भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी से पलट दिया। 2 महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित किया। पहला तो भू क्षेत्रीय एवं सांस्कृतिक व्यवधानों को कम करके लोग आसानी से लंबी यात्राएं करने लगे, और दूसरा, भारतीय कृषि की व्यवसायीकरण को भी बहुत बढ़ावा मिला। किंतु व्यवसायीकरण का भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के आत्मनिर्भरता के स्वरूप पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा। वो प्रभाव क्या था कि भारत के निर्यात में निसंदेह विस्तार हुआ, परंतु इसके लाभ भारतीय वासियों को मुश्किल से ही प्राप्त हुए। जनसामान्य को मिले सांस्कृतिक लाभ व्यापक होते हुए भी देश की आर्थिक हानि की भरपाई नहीं कर पाए। सड़कों तथा रेलों के विकास के साथ साथ औपनिवेशिक व्यवस्था ने आंतरिक व्यापार तथा समुद्री जलमार्गों के विकास पर भी बहुत ध्यान दिया। सड़कों का भी विकास किया, रेलों का भी विकास किया, लेकिन औपनिवेशिक व्यवस्था इतनी तो थी कि उन्होंने आंतरिक व्यापार तथा समुद्री जलमार्गों पर भी ध्यान दिया। किंतु ये उपाय बहुत संतोषजनक नहीं थे। उस समय के जो आंतरिक जलमार्ग थे वो अलाभकारी सिद्ध हुए। उड़ीसा की तटवर्ती नहर इसका विशेष उदाहरण भी है। इस नहर का निर्माण सरकारी कोष से किया गया था। तथापि यह रेल मार्ग से स्पर्धा नहीं कर पाई। रेल मार्ग बहुत अच्छा, नहर के समांतर रेल मार्ग विकसित होने के बाद अंततः उस जलमार्ग को छोड़ दिया गया। भारत में विकसित की गई मैगी तार व्यवस्था का मुख्य ध्येय तो कानून व्यवस्था को बनाए रखना ही था। दूसरी ओर डाक सेवाएं अवश्य जनसामान्य को सुविधा प्रदान कर रही थी, किंतु वे बहुत ही अपर्याप्त थीं। आधारिक संरचनाओं की वर्तमान व्यवस्था के विषय में अध्याय 8 जब हम पढ़ेंगे तो हम आधारिक संरचनाओं को और ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे। अभी केवल ओवरव्यू चल रहा है, अध्याय 8 में हम विस्तृत पढ़ लेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति। अब जरा ये देखिए, जरा चित्र 1.5 देखिए। टाटा एयरलाइंस, टाटा संस के विभाग के रूप में इस कंपनी की स्थापना से 1932 में भारत में उड्डयन क्षेत्र की नींव रखी गई। और ये चित्र 1.4 देखिए, मुंबई तथा ठाणे को जोड़ने वाला पहला रेल पुल 1854 पहला पुल है जी, मुंबई और ठाणे को। मुंबई क्या था, सबसे बढ़िया शहर था इंडस्ट्री मामले में, इसलिए इन्होंने मुंबई और ठाणे पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। अच्छा, अब इससे हमें कंक्लूजन क्या मिला भाई? स्वतंत्रता प्राप्ति तक 200 वर्षों के विदेशी शासन का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक आयाम पर अपनी पैठ बना चुका था। कृषि क्षेत्र पहले से ही अत्यधिक श्रम अधिशेष के भार से लदा हुआ था। उसकी उत्पादकता का स्तर भी बहुत कम था। औद्योगिक क्षेत्र भी आधुनिकीकरण, वैविध्य, क्षमता संवर्धन और सार्वजनिक निवेश में वृद्धि की मांग कर रहा था। विदेशी व्यापार तो केवल इंग्लैंड के औद्योगिक क्रांति को ही पोषित कर रहा था। रेलवे नेटवर्क सहित सभी आधारिक संरचनाओं में उन्नयन, प्रसार तथा जनोन्मुखी विकास की आवश्यकता थी। गरीबी और बेरोजगारी भी सार्वजनिक आर्थिक नीतियों को जल कल्याणोन्मुखी बनने का आग्रह कर रही थी। संक्षेप में अगर हम कह दें तो देश में सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां बहुत अधिक थी या नहीं थी? अच्छा, थोड़ा सा पुनरावर्तन कर लेते हैं, हम रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। ये बॉक्स में दे रखा है। स्वतंत्रता के बाद की आर्थिक विकास की उपलब्धियों को सही रूप से समझ पाने के लिए स्वतंत्रता
पूर्व की अर्थव्यवस्था की सही जानकारी की आवश्यकता हमें बिल्कुल पड़ेगी। औपनिवेशिक शासकों की आर्थिक नीतियाँ शासित देश वहाँ के लोगों के आर्थिक विकास से प्रेरित नहीं थी। उनका मकसद था ही नहीं, उनका ध्येय केवल क्या था कि इंग्लैंड के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन बस। भले ही भारत की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग कृषि से अपनी आजीविका पाता था, किंतु कृषि क्षेत्र गतिहीन नहीं रहा, उसमें हास के हमें परिणाम ही मिले, क्योंकि इन्होंने कोशिश ही नहीं की। न तो उच्च स्तर के ये टेक्नोलॉजी लेके प्रौद्योगिकी निम्न स्तर थी, भू व्यवस्था थी वो भी थी, राजस्व व्यवस्था की भी गलत थी, और कृषि का व्यवसायीकरण ठीक था, चलो ठीक है, लेकिन उर्वरक अच्छे नहीं थे, और नियम कानूनों में कमियां बहुत सारी थी, और क्या कहते हैं सिंचाई सुविधाओं का भी अभाव था। तो बहुत सारी कमियां थी। भारत की अंग्रेजी सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के कारण भारत के विश्व प्रसिद्ध हस्तकला उद्योगों का पतन होता रहा। उनके स्थान पर किसी आधुनिक औद्योगिक आधार की संरचना नहीं हो पाई। पर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव रहा। बार बार प्राकृतिक आपदाओं और अकाल ने जनसामान्य को बहुत ही निर्धन बना डाला, और इसके कारण उच्च मृत्यु दर का सामना करना पड़ा। यद्यपि अपने औपनिवेशिक हितों से प्रेरित होकर विदेशी शासकों ने आधारिक संरचना सुविधाओं को सुधारने के प्रयास किए थे, परंतु इन प्रयासों में उनका निहित क्या था? स्वार्थ था। यद्यपि स्वतंत्र भारत की सरकार ने योजनाओं के द्वारा यह आधार बनाया था। तो आज हमारा ये जो चैप्टर था वो ख़त्म हो चुका है। अगर आपको थोड़ी सी और ज़्यादा नॉलेज लेनी है इन सब के बारे में, तो आप कुछ बुक्स अगर मैं सजेस्ट करूँ तो आप वो बुक पढ़ सकते हैं। जैसे कि एक है डेवलपमेंट एंड कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज इन इंडिया, ये काफ़ी बढ़िया बुक है। और एक बुक आपकी है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये भी पढ़ सकते हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय दिल्ली की है, ठीक है, ये भी पढ़ सकते हैं। और ये पढ़ते हैं कैम्ब्रिज इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके, अगर आपको थोड़ा सा और नॉलेज लेना हो, वैसे तो काफ़ी था। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे वो होगा भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन